वेरी गुड इवनिंग। अब स्किल टेस्ट पार्ट 2। कल हमने देखा था, कुछ आइडेंटिफिकेशन करवाए थे इंजन पार्ट्स के, और आज उसी का पार्ट 2 है। ये क्या है? इंजन की क्रैंक शाफ्ट। इसको क्रैंक शाफ्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह टेढ़ी मेढ़ी है। क्रैंकिंग का मतलब ये है, टेढ़ी मेढ़ी नहीं है। ये बहुत ही इंजीनियरिंग स्किल का कमाल है। इस प्रकार की ये शाफ्ट है। इससे क्या होता है कि लीवरेज मिलता है। ये वाला हिस्सा जो कहलाता है, ये जो क्रैंक पिनों को जोड़ रहा है, यानी कि ये वेब है। और ये जो सीधी लाइन आ रही है, ये मैंने बनाया 1 2 3। ये हैं मेन जर्नल। अब मैं इसको डबल लाइन में बना दूंगा तो ये और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ये तीनों एक लाइन में होंगे, ये दो एक लाइन में और ये दो एक लाइन में, यानी इस मध्य रेखा के ये दो समांतर रेखाएं हैं। और इससे एक लीवरेज प्राप्त होता है और क्रैंक, ये शाफ्ट घूमने में आसानी से घूम सकती है। अब जब भी कोई वस्तु अपनी धुरे पर घूमती है तो उससे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उत्पन्न होता है। उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कंपेंसेट करने के लिए यहां पर काउंटर वेट लगाए जाते हैं। इसमें से ये काउंटर वेट निकाल दिए गए हैं। यहां पर काउंटर वेट लगे रहते हैं ताकि ये घूमने में वाइब्रेट ना करे। उसी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ही ये वाइब्रेट करेगी। तो उस वाइब्रेशन को डैम्प करने के लिए, उसको कैंसिल करने के लिए यहां पर दो फ्लाई वेट लगाए जाते हैं। और कई प्रश्न उत्पन्न होते हैं कि इन मेन जर्नल्स की मोटाई किस हिसाब से सेट की जाती है। तो डीजल इंजन्स में ये क्रैंक पिन की जो मोटाई होती है वह 75% ऑफ इंजन बोर डाया। कितना? 75% ऑफ इंजन बोर डाया। ये डीजल इंजन के लिए है। पेट्रोल इंजनों के लिए ये 65% ऑफ इंजन बोर डाया होती है। सेम क्रैंक पिनों की मोटाई थोड़ा कम करी जाती है, पर किसी किसी डीजल इंजन में क्रैंक पिन की मोटाई भी मेन जर्नल की मोटाई के बराबर ही रखी जाती है। समझ में आ रही बात? और भी इसके कई एलिमेंट है। ये वेब की मोटाई, ये 20% ऑफ इंजन बोर डाया होती है। और इसका जो ये रियर एंड है, यहां पर फ्लाईव्हील फिट होता है। वो क्यों फिट होता है फ्लाईव्हील? ताकि जो इसकी एनर्जी है, उस एनर्जी वो फ्लाईव्हील में स्टोर हो जाए और उसी एनर्जी से हम आइडल स्ट्रोक पूरे कर सकें। 4 सिलेंडर इंजन्स में पावर स्ट्रोक कितनी मिलेंगी? किसी भी 4 स्ट्रोक डीजल इंजन में या 4 स्ट्रोक इंजन में, 4 स्ट्रोक का मतलब क्या है? 4 स्ट्रोक बराबर, इसको हम डिग्री में नापेंगे तो 720 डिग्री, यानी क्रैंक शाफ्ट के 2 चक्कर। थ्योरी क्या कहती है कि कोई भी 4 स्ट्रोक इंजन क्रैंक शाफ्ट के 2 चक्कर में एक पावर स्ट्रोक होगी, परंतु जैसे जैसे नंबर ऑफ सिलेंडर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे पावर स्ट्रोकों की संख्या भी बढ़ती चली जाएगी। अगर 2 सिलेंडर का इंजन है तो उसमें प्रत्येक चक्कर में एक पावर स्ट्रोक मिल जाएगी। इसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो ये आएगा 360 डिग्री। और यदि नंबर ऑफ सिलेंडर 3 हो जाएंगे तो कितने मिलेगी? सॉरी 3, 240 डिग्री में एक पावर स्ट्रोक मिल जाएगी। और अगर नंबर ऑफ सिलेंडर 4 हो जाएंगे तो कितने में? 180 डिग्री में।
यानी क्रैंकशाफ्ट के एक रोटेशन में 2 पावर स्ट्रोक मिल जाएंगे। इसीलिए कार्य करने के लिए, हैवी कार्य करने के लिए इंजन का साइज बड़ा होता चला जाता है, नंबर ऑफ सिलेंडर बढ़ते चले जाते हैं। अगर 6 सिलेंडर का है तो 6 सिलेंडर का है तो 120 डिग्री में, यानी एक चक्कर में 3 पावर स्ट्रोक। और अगर 8 सिलेंडर का है तो हर 90 डिग्री में, यानी एक चक्कर में 4 पावर स्ट्रोक। इसलिए जैसे जैसे नंबर ऑफ सिलेंडर से बढ़ते चले जाएंगे, ऐसे ऐसे इंजन की आउटपुट बढ़ती चली जाती है। फ्रंट एंड में इसके साथ क्या क्या लगा रहता है? फ्रंट एंड में इसके साथ टाइमिंग गियर्स लगे रहते हैं। बड़े इंजनों में वाइब्रेशन डैम्पर लगा हुआ रहता है, ये फ्रंट एंड साइड में। और रियर साइड में फ्लाई व्हील। और इस जगह पर क्या लगा रहता है? ये जो खाली जगह है, यहां एक बियरिंग, जिसे स्पिगट बियरिंग या पायलट बियरिंग कहते हैं, ये एक बॉल बियरिंग ही होता है। लेकिन किसी किसी में यहां पर बुश बियरिंग भी होता है। जैसे कि महिंद्रा की जीप है, उसमें इसके रियर एंड में जो पायलट बियरिंग या स्पिगट बियरिंग है वह बुश बियरिंग है। ठीक है, तो इतने सारी चीजें ये क्रैंकशाफ्ट से, और इसमें हीट ट्रीटमेंट विधि के द्वारा यहां केस हार्डनिंग की जाती है। इस पर मैंने कल बात कर दी थी। ठीक है, तो ये एक मेन पार्ट है इंजन का। ये इसको बैकबोन ऑफ इंजन भी कहते हैं, इंजन की रीढ़ की हड्डी। लेकिन यही वो पार्ट है जो पहले इंजन को इनिशियल रोटेशन दे रहा है, पिस्टन्स को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में चला रहा है। क्योंकि सेल्फ स्टार्टर मोटर से पहले फ्लाईव्हील को चलाया जाता है, जिनमें पहले जब तक सेल्फ स्टार्टर मोटर नहीं थे तब तक क्रैंकिंग हैंडल का ही प्रयोग किया जाता था। एक ऐसा ही क्रैंकिंग हैंडल यूज किया जाता था और आगे से फिर उसे इंजन को घुमाया जाता था। यह लीवरेज, इस आर्म की लंबाई हम जितना बढ़ाते चले जाएंगे उतना ज़्यादा हमें लीवरेज प्राप्त होगा। ये मैंने क्लच में तुम्हें अच्छी तरह से समझाया हुआ है, वो वीडियो है बना हुआ, उसमें आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट है, व्हाट इज दिस? ये क्या है? फ्यूल इंजेक्टर। क्या है? फ्यूल इंजेक्टर। इसका काम क्या है? सही मात्रा में सही समय तक फ्यूल को ऑटोमाइज करना, कणों में विभक्त कर कर एक निश्चित दूरी तक स्प्रे करना, इंजेक्ट करना, इसीलिए इसको इंजेक्टर कहा जाता है। ये वाला हिस्सा क्या है? नोजल। वेरी गुड, जोर से बोल प्रियांशु चौधरी। ये क्या है? ये कैप है जिसमें, और इसके अंदर क्या होता है? ये नोजल कैसे खुलता है? यानी इसके अंदर एक नीडल वाल्व भी होता है। ये इसकी कैप हो गई, ये हमने बदला है और ये प्रैक्टिकल के काम का है, इसलिए ये हाथ से ही लूज भी कर रखा है। यानी ये है पूरा इंजेक्टर नोजल असेंबली, ये उसकी हो गई कैप। इसके अंदर जो है ये है असली नीडल। और इसमें 2 होल हैं, जो कि यहां पर 2 लग होते हैं, डॉल पिन, उसके साथ ये फिट रहता है, ये हिले ना। इसकी टूट गई हैं, इसीलिए ये हमने बदला था। और जो इसका छोटा सा होल है, ये होल अलाइंड होता है इस होल से। इस रास्ते से फ्यूल जाता है, फ्यूल की मात्रा ज्यादा है, और पतले पैसेज में जाते हैं तो वहां पर क्या है? वेलोसिटी डिक्रीज। इफ वेलोसिटी डिक्रीज देन प्रेशर इंक्रीज। वहां पर इसकी वेलोसिटी कम हो रही है और प्रेशर बढ़ जा रहा है। वही इस छेद से गया हुआ फ्यूल इस वाले छेद के रास्ते जब इस बॉडी पे जाता है तो उस प्रेशर से, एक जो प्रेस्क्राइब्ड प्रेशर है 160 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का, उसकी यहां एक स्प्रिंग होती है। उस स्प्रिंग ने इसको इतने दाब से दबा रखा है। ये वो स्प्रिंग है, हाई टेंशन स्प्रिंग। उस स्प्रिंग ने
इस स्पिंडल को दबाया है और इस स्पिंडल का जो ये निचला वाला हिस्सा है ये इसके अंदर से इसको इस तरह से दबा के रखा है। पर जब इसके अंदर गया हुआ फ्यूल का प्रेशर 160 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से अधिक हो जाता है तो उस समय फिर ये ये पिन ऊपर को उठ जाती है। जैसे ये पिन ऊपर को उठती है तो इस होल के रास्ते से जो डीजल फ्यूल है वह कणीकृत होकर छोटे छोटे टुकड़ों में भाप की शक्ल में इंजन सिलेंडर के अंदर स्प्रे हो जाता है। ये काम है इस इंजेक्टर का। तो ये नोजल बॉडी हो गई। ये नोजल माने वो छोटा सा टाइनी होल, ये सिंगल होल भी हो सकता है पर ये मल्टी होल है। तो इस तरह से यह काम करता है। ठीक है, इसको हम बाद में असेंबल कर देंगे। यही वो स्प्रिंग है जो प्रेशर बना के रखती है। ये इंजेक्टर के कितने टेस्ट होते हैं? 3 टेस्ट होते हैं। पहला होता है प्रेशर टेस्ट, यानी 1600 बार पर ही इसको ओपन होना है। तो जब हम इसको फिट करते हैं हैंड प्राइमर से खूब प्रेशर देके 160 पर जैसे ही प्रेशर जाता है तो इसने इंजेक्ट करना चाहिए। उससे पहले भी नहीं, उसके बाद 170 चलेगा। जितना प्रेशर ज्यादा होगा उतना ही फ्यूल बढ़िया तरीके से ऑटोमाइज होगा। जो कॉमन रेल बनाने का सिस्टम है वो यही है कि फ्यूल को इतना प्रेशराइज्ड कर दो कि वह बहुत ही छोटे छोटे भागों में टूट जाए ताकि उसके हर कण का उपयोग हो और हर फ्यूल का वो हर कण जल जाए। यदि वो कण बड़े बड़े होंगे तो पूरी तरह से इंजन सिलेंडर के अंदर नहीं जल पाएंगे, क्योंकि वहां एक निर्धारित मात्रा में ऑक्सीजन गई है। कितनी गई है? जितना उस सिलेंडर का आयतन है। कब तक गई है? जब तक इनलेट वाल्व खुला है। अब वो उस इनलेट वाल्व को खुला रखने के लिए उसे थोड़ा देर तक खुला छोड़ा जाता है। 30 डिग्री आफ्टर बीडीसी तक उसे खुला छोड़ा जाता है, क्योंकि हर जगह की परिचालन परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। हर जगह का वायु दाब अलग अलग होता है। हर मौसम में वायु दाब अलग होता है। कहीं वायु का घनत्व कम होता है, जैसे जैसे हम चढ़ाई पर चढ़ते जाते हैं वायु का घनत्व कम होता चला जाता है, और समुद्र सतह पर वायु का घनत्व सबसे ज्यादा होता है। जैसे जैसे समुद्र सतह से हम ऊपर उठते चले जाएंगे वैसे वैसे वायु का घनत्व कम होता चला जाता है। इसीलिए इसको एडजस्ट करने के लिए वेरिएबल वाल्व टाइमिंग का प्रयोग किया जाता है, ताकि ऑटोमेटिकली वो टाइमिंग एडजस्ट होती रहे। तो पहला टेस्ट है प्रेशर टेस्ट। 160 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर या 1600 बार का जो प्रेशर है उसी समय इसने इंजेक्ट करना चाहिए। फिर उसके बाद दूसरा टेस्ट होता है ऑटोमाइजेशन का टेस्ट। ऑटोमाइजेशन मतलब कि फ्यूल को छोटे छोटे कणों में विभक्त करने की प्रक्रिया कहलाती है ऑटोमाइजेशन। तो अणुओं में तोड़ना है। तो 160 बार पे 1600 बार पे जो प्रेशर इंजेक्ट हुआ है वह पूरी तरह से कणीकृत होना चाहिए। उसको टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, नीचे से फिर हम एक व्हाइट पेपर लगाते हैं और 160 पर जब वो प्रेशर इंजेक्ट होता है तो उसकी वो सीधे उस पेपर पर इंजेक्ट करता है। ध्यान ये देना होता है कि इतने ज्यादा प्रेशर पर सीधे हाथ नहीं लगाना है, अपनी त्वचा को उसके संपर्क में नहीं आने देना है, अन्यथा वो छेद देगा, अंदर चोट लगेगी। बड़ी सावधानी पूर्वक उसको पेपर पर ले लेना है। वो पैटर्न कैसा आना चाहिए? वो पैटर्न बिल्कुल या तो गोल हो या फिर वो इलिप्टिकल हो। ये पैटर्न होना चाहिए ऑटोमाइजेशन टेस्टिंग में। यदि ऐसा नहीं आ रहा है, वो पैटर्न कुछ ऐसा आ रहा है, तो इसका मतलब है ये नोजल खराब हो चुका है, वो कट चुका है, उसकी किनारियां कट चुकी हैं, जो आंखों से तो नहीं दिखाई दे रही हैं पर वो कट गई हैं, इसे बदलना पड़ेगा। और जो थर्ड टेस्ट है इंजेक्टर का वो है ड्रिबलिंग टेस्ट या लीक ऑफ टेस्ट। फिर हम हैंड प्राइमर से 160 पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक लेके जाएंगे प्रेशर। उस समय इंजेक्ट कर लिया, पकड़े रखेंगे उसको, धीरे धीरे वो प्रेशर डाउन होना चाहिए
और इंजेक्ट कर दिया है, इंजेक्शन के बाद भी जब प्रेशर पूरी तरह से शून्य पर आ जाता है तो इस नोजल से किसी भी प्रकार की डीजल की बूंद नहीं गिरनी चाहिए। यदि इस दौरान जब हम उसे टेस्ट कर रहे हैं यहां से कोई डीजल की बूंद गिर रही है, ड्रॉपलेट गिर रहा है, तब भी ये ओवल हो चुका है, तब भी ये लगाने लायक नहीं है। ये पूरी की पूरी असेंबली चेंज होगी, बॉडी के साथ नहीं, बॉडी वैसी रहेगी। समझ में आ रही बात? सिर्फ वो असेंबली ही चेंज होगी। ठीक है, तो ये तो था डीजल फ्यूल इंजेक्टर का। अब फ्यूल सिस्टम से ही ले लेते हैं। ये क्या है? ये वीई रोटरी पंप या डिस्ट्रीब्यूटर टाइप का पंप है। इसकी ये ड्राइव शाफ्ट है, यहां पर टाइमिंग गियर लगता है जो कि केम शाफ्ट से ड्राइव लेता है। केम शाफ्ट से जब ड्राइव लेगा तभी ये ड्राइव शाफ्ट चलेगी। अभी हमने इसको लॉक कर रखा है इसलिए इसे चलने, यहां से इसकी टाइमिंग सेट की हुई है और लॉक किया हुआ है। ये लॉक अगर हम इसे नहीं करके हम इसे चला देंगे तो जब हम इसे दोबारा से गाड़ी में फिट करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि इसकी टाइमिंग क्या थी। ये पंप की टाइमिंग सेट करने के बाद इसको लॉक कर दिया है। जब इसे वाहन पे फिट करना है तब यहां पर टाइमिंग गियर लगा के उस गियर के मार्क को जो केम शाफ्ट का मार्क है उसके साथ मिलाना है और इसको फिट कर देना है। तब स्टार्ट करने से पहले इसको फिर खोल देना है, इस लॉक को हटा देना है। तो इसके मेन पार्ट्स, ये इसका फ्यूल इनलेट है। इसके अंदर जब हम इसे डिसमेंटल करते हैं तो सबसे ये ड्राइव शाफ्ट के फर्स्ट किनारे पर यहीं पर जो एक लगा है उसको कहते हैं सप्लाई पंप। वही फिल्टर तक तो लिफ्टिंग पंप ने भेज रखा है, वहां से सक्शन ये पंप कर रहा है। ये भी 900 बार तक का प्रेशर बना के रखता है। इसका साइड में प्लेट लगी रहती है जिसमें इसका पार्ट नंबर लिखा है, इसके नोजल का डाया लिखा हुआ है, ये अंदर रोटर का, और वो ये पंप लेफ्ट हैंड साइड है या राइट हैंड साइड है। अगर आर लिखा है तो वो राइट हैंड साइड है, राइट की तरफ को घूमने वाला है। अगर एल लिखा है तो वो लेफ्ट हैंड साइड का है। जो ये वाला हिस्सा है यहां से ये फ्यूल वापसी का है, क्योंकि जो सक्शन इसने किया है वह जरूरत से ज्यादा किया हुआ है। डीजल आया हुआ है वो इस रास्ते से वापस जाता है। ये 4 आउटलेट पोर्ट हैं जो कि इंजन सिलेंडरों को जा रहे हैं एज पर फायरिंग ऑर्डर। वो पंप की टाइमिंग है, सही समय पर एज पर टाइमिंग ऑर्डर, फायरिंग ऑर्डर के फ्यूल को डिस्ट्रीब्यूट करना, वो काम है इस डिस्ट्रीब्यूटर टाइप पंप का। चाहे वो इनलाइन पंप हो चाहे वो रोटरी पंप हो, उसका काम क्या है कि सही समय पर सही प्रेशर का एज पर फायरिंग ऑर्डर फ्यूल सप्लाई डिस्ट्रीब्यूट करना। ये वो है। ये क्या चीज है? ये क्या है? ये सोलेनाइड स्विच है। सोलेनाइड स्विच का मतलब क्या होता है कि सोलेनाइड एक दीर्घ वर्ताकार टर्नों वाली एक कॉइल है जिसमें इसके अंदर एक कॉइल है जिसको जब हम ऊर्जा देते हैं, जब विद्युत ऊर्जा देते हैं तो इसके अंदर एक मैग्नेट बनता है और वो मैग्नेट इस स्पिंडल को अपनी तरफ खींच देता है। जब तक मैग्नेट नहीं बना है तो इसके अंदर का स्प्रिंग इसको दबा के ये जो फ्यूल पैसेज है उसको बंद करके रखता है। यदि कभी यहां पर जो 12 वोल्ट की ECU से या फिर स्विच से जो करंट यहां पर आ रही है, ये तार अगर निकला हुआ है तो कितना भी सेल्फ मारते रहो गाड़ी इंजन स्टार्ट नहीं होगा। जब इंजन स्टार्ट नहीं होगा तो फिर गाड़ी भी स्टार्ट नहीं होगी। दो चीजें अलग अलग हैं। इंजन स्टार्ट होना अलग चीज है, वाहन स्टार्ट होना मतलब जब वो उसको गियर डाल दिया और वाहन चलना शुरू कर दिया। ठीक है,
तो जब बाय द वे इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा है तो सबसे पहले क्या देखना है, फ्यूल टैंक में फ्यूल देखना है, सबसे पहले फ्यूल देखना है। हो सकता है कि फ्यूल का गेज बता रहा हो कि फ्यूल तो फुल है, ऐसा नहीं होता, उस पर ज्यादा भरोसा नहीं करना है। हैंड प्राइमर को चला के देख लेना है, यदि प्राइमिंग करने के बाद वो टाइट हो रहा है तो इसका मतलब है फ्यूल आ रहा है, और प्राइमिंग करने के बाद देखा कि ये टाइट हो गया है, आगे लाइन को कैलिब्रेट कर लिया, हल्का सा लूज करके वहां से एयर बबल निकाल लिए, जब धार की शकल में तेल गिरने लगे तो उसको फुल टाइट कर लेना है और प्राइमिंग जारी रखनी है। समझ में आई बात? प्राइमिंग जारी रखनी है। ये सब कर लेने के बाद इस तार को भी देखना है, यदि ये तार निकला हुआ है तो इसको फिर से लगा देना है और सेल्फ मारना, गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, इंजन स्टार्ट हो जाएगा। ये क्या चीज है? यही इसका थ्रॉटल है। जब हम इसे फुल घुमाएंगे तो इस रोटर के साथ लगा हुआ बड़ा वाला होल आउटलेट पोर्ट के सामने आएगा, ज्यादा फ्यूल सप्लाई होगा, और जब ये नहीं है तो उस समय छोटा वाले होल से फ्यूल सप्लाई हो रहा है और इंजन आइडलिंग कर रहा है। ठीक है, तो ये बॉस माइको का VE रोटरी टाइप या डिस्ट्रीब्यूटर टाइप फ्यूल इंजेक्शन पंप है। ये इनलाइन पंप भी होते हैं। इनलाइन पंपों की थोड़ा संरचना अलग होती है, उसमें जो ये आउटलेट पोर्ट्स हैं वो सब ऊपर होते हैं, उनमें फिर डिलीवरी वाल्व होते हैं, नीचे प्लंजर एलिमेंट होते हैं। उसको हम कल परसों डिसमेंटल करके दिखाएंगे। ठीक है, ये क्या चीज है? ये भाई साहब क्या है? ये क्या है? ये ऑयल पंप है। यहां क्या लगा रहता है? स्टेनर माने छन्नी, क्योंकि इंजन ऑयल यूज हो रहा है और जो भी सिलेंडर लाइनर के बगल में जो भी कार्बन है वो सब ऑयल के साथ मिल रहा है। वो कार्बन दोबारा से अगर सक्शन होकर छोटे छोटे ऑयल गैलरीज में अगर वो फंस जाएगा तो वह लुब्रिकेशन के ऑयल के प्रेशर को डाउन कर देगा, या उस छोटे छोटे टाइनी पैसेजेस को वो अगर ब्लॉक कर देगा तो लुब्रिकेशन सिस्टम फेल होने से इंजन सीज हो जाएगा। इसलिए फिल्ट्रेशन जरूरी है। ऑयल फिल्टर है, पर ऑयल फिल्टर तक भी गंदगी को नहीं जाने देना, इसलिए ये स्टेनर यहां लगा रहता है। यहां क्या लगा रहता है? यहां से डिस्ट्रीब्यूटर की शाफ्ट, कल मैंने जब डिस्ट्रीब्यूटर का गियर दिखाया था, मैंने बताया था ना कई गाड़ियों में ये शाफ्ट लंबी हो जाती है और वो इसके साथ बैठ के फिर इसे जब वो केम शाफ्ट से उसने ड्राइव ली तो केम शाफ्ट घूमने लगी तो इसके अंदर के भी रोटर को घुमाती है, और इसके अंदर ये रोटरी टाइप का पंप है और ये खींच के ऑयल को इस रास्ते से फ्यूल फिल्टर में भेजता है। ये होता वो रोटर, और ये है इसका बैरल, और ये इसकी आंतरिक संरचना है, इनलेट पोर्ट एंड आउटलेट पोर्ट। इनके बीच में गैप, जो गैप है उसको नापा जाता है किसके द्वारा? किसके द्वारा क्लियरेंस को एडजस्ट किया नापा जाता है? फीलर गेज के द्वारा। फीलर गेज के द्वारा इसे इसके बीच के गैप को नापते हैं, ताकि ये तो कटा फटा है इसीलिए ये ऑब्सलीट है, अब इसका प्रयोग बहुत कम होता है। अब क्रिशन टाइप का ऑयल पंप यूज हो रहा है आजकल। ये भाई साहब क्या है? क्लच स्लेव सिलेंडर। क्या है? क्लच स्लेव सिलेंडर। ये स्लेव सिलेंडर है। ये क्या है? ये ब्रेक सिस्टम का पार्ट है, व्हील सिलेंडर। अच्छा, ये क्या है? PCRV, प्रेशर कॉन्शियस रिलीफ वाल्व। कहां लगा रहता है? रियर ब्रेक में, ब्रेक सिस्टम के रियर ब्रेक में। इसका काम क्या है? इसका काम है पिछले वाले पहियों को ब्रेक प्रेशर को, जो ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है
प्रॉपर ब्रेक फोर्स देना। क्यों लगाया जाता है इसको? कई वाहनों में ये टाटा इंडिका विस्ता का है तो टाटा इसको पीसीआरवी बोलते हैं। मारुति इसको प्रोपोर्शनिंग वाल्व बोल देती है। मारुति सुजुकी वाले इसको प्रोपोर्शनिंग वाल्व कहते हैं। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है समानुपाती करना। वाहन जब चल रहा होता है, मैंने तुम्हें बताया था कि वाहन में जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन होता है वह 50-50 भी हो सकता है, 50 आगे और 50 पीछे। कहां से आगे? सीजी पॉइंट से। प्रत्येक वाहन का एक व्हील बेस है, यानी दो पहियों के, इस पहिए के सेंटर से इस पहिए के सेंटर के बीच की दूरी को कहते हैं व्हील बेस। इसके बीचों बीच में एक सीजी पॉइंट है, गुरुत्व केंद्र, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। यह गुरुत्व केंद्र है। यह जितना ऊंचा होगा वाहन में उतनी ही ज्यादा याव की प्रवृत्ति होगी, मूवमेंट होगा यहां पर, यानी उसकी बॉडी दोलन करेगी। आ रही बात समझ में? इस सीजी पॉइंट के आगे कितना वेट है, पीछे कितना वेट है? 50% आगे 50% पीछे है, या 60% आगे 40% पीछे है, या 40% आगे और 60% पीछे है। ये डिफरेंट कंडीशंस हैं। तो जब वाहन ये टायर जब वाहन में लगा है तो ये कैसा है? ये रोलिंग टायर है। ये है रोलिंग टायर। इसमें दो प्रकार की गतियां हैं, एक तो घूर्णन गति है और दूसरी ट्रांसलेशनल गति है। चल भी रहा है, और यदि इसे रोक दिया जाएगा एकदम से तो इनर्शिया फोर्सेस इस वाहन को आगे की तरफ धकेलेंगे, और यदि पहिए लॉक हो जाएंगे तो यह वाहन कहीं को भी जाएगा। इफ व्हीकल इज पुलिंग लेफ्ट साइड आफ्टर ब्रेकिंग, ब्रेक लगाने के बाद वाहन बाईं तरफ को खींच रहा है, क्या कारण है? उसका यह कारण है कि बाएं तरफ का पहिया लॉक हो रहा है, दाएं तरफ का पहिया उसका मोशन में है जो उसे आगे को धकेलने की कोशिश कर रहा है, मगर बायां वाला तो रुक गया है, तो वाहन ऐसे लेफ्ट की तरफ को घूम जाएगा। ये दुर्घटना का कारण बनते हैं। इसलिए चलता हुआ पहिया लॉक नहीं होना चाहिए। चार के चार पहिए एक साथ रुकने चाहिए और उनका स्टॉपिंग डिस्टेंस कम से कम होना चाहिए। तो जिस तरह से भार अलग अलग है तो उसी तरह से प्रत्येक पहिए को, फिर मान लिया 60% आगे है 40% पीछे है, तो 30% लेफ्ट पहिए में और 30% राइट पहिए में है, और सेम यहां पर 20% रियर लेफ्ट में और 20% रियर राइट में है। तो इनको रोकने के लिए अलग अलग ब्रेक फोर्स की आवश्यकता है। सेम ब्रेक फोर्स नॉट रिक्वायर्ड। अगर सेम ब्रेक फोर्स हो जाएगा तो ये पहिए पहले लॉक हो जाएंगे और आगे वाले पहिए चलते रहेंगे, वो वाहन को ऐसे खींच देंगे, वो पिछले वाले पहिए सड़क पे निशान बना देंगे दोनों। सेम अगर आगे वाले पहिए पहले लॉक हो गए और पीछे वाला चलता रहा तो आगे वाले पहिए सड़क पे निशान बना देंगे, पीछे वाला पहिया उसको धकेलेगा आगे की तरफ। तो उस ब्रेक फोर्स को इक्वली डिवाइड करने के लिए अकॉर्डिंग टू एज पर लोड, एज पर रिक्वायर्ड ब्रेक फोर्स, तो वहां ऐसा करने के लिए यह पीसीआरवी वाल्व यूज किया जाता है, प्रेशर कॉन्शियस रिडक्शन वाल्व या रिलीफ वाल्व या ब्रेक प्रोपोर्शनिंग वाल्व। ये क्या चीज है बेटे? ये रेडिएटर प्रेशर कैप है। क्या है? प्रेशर कैप। इसका काम क्या है? इसका काम क्या है? इसका काम है कि रेडिएटर में जो पानी है या कूलेंट है, पानी का बॉइलिंग तापमान कितना है सूरज? कब उबलता है पानी? वायुदाब कम होता चला जाता है। जैसे जैसे वायुदाब कम होता है
यदि जैसे जैसे वायु दाब कम होता चला जाता है तो पानी का जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वह भी कम होता चला जाता है। जैसे जैसे ऊंचाइयों पर जाते रहेंगे तो 90 डिग्री पर उबलने लगेगा, और ऊपर चले जाएंगे केदारनाथ, मनाली, रोहतांग पास, ऐसे एरिया में, लेह वाले एरिया में, वहां पर 80 डिग्री में भी वो उबलना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में तो सारा जो भी पानी है वो तो वेपोराइज हो जाएगा, कूलिंग सिस्टम फेल हो जाएगा। तो इस प्रेशर कैप का जो मुख्य उद्देश्य है वह है बॉइलिंग टेम्परेचर को बढ़ा देना। अगर वो प्रेशर इसके मध्य अंदर ज्यादा हो जाता है तो एक वाल्व इसमें ये है, ये दब रहा है, ये दब जाता है, और उस प्रेशर में जो एक्सेस वाटर है वो एक दूसरे पाइप के रास्ते से जाकर एक कंटेनर में इकट्ठा हो जाता है, एक और रिजर्वायर में चला जाता है। अब जब वो इंजन ठंडा होता है तो ठंडा होने के कारण इसके रेडिएटर का पानी तो चला गया दूसरे टैंक में। अब यहां वैक्यूम बन गई है। उस वैक्यूम के कारण वायुमंडलीय दाब से वह अपर टैंक क्षतिग्रस्त ना हो, तो वहां पर एक और वाल्व है, ये देख रहे हो, नीचे को खुल रहा, ये वाल्व नीचे को खुलता है। जैसे ये नीचे को खुलता है तो वो जो वैक्यूम है वो इस रास्ते से उस टैंक में जाती है और वहां गए वाले कूलेंट को वापस फिर से रेडिएटर के अपर टैंक में ले आती है। तो इस वाल्व का नाम है PVRV, प्रेशर एंड वैक्यूम रिलीफ वाल्व। ये वाला जो वाल्व है जो ऊपर को दब रहा है, ये प्रेशर को रिलीफ करता है, रिलीज करता है, और जो ये नीचे की तरफ को खींच रहा है, ये सक्शन के कारण खींचता है, ये वैक्यूम को रिलीफ कर देता है। जो वैक्यूम पैदा हुई उसके प्रभाव से ये खुल जाता है और वो रिजर्वायर में गया हुआ कूलेंट वापस अपर टैंक में आ जाता है। इस तरह से ये रेडिएटर प्रेशर कैप वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि ये कट जाती है तो ये बहुत ज़्यादा कूलेंट की फिर हानि होती है, फिर रोज रोज सुबह पानी डालना पड़ता है। ये क्या चीज है? फ्यूल लिफ्टिंग पंप है, ये मैकेनिकल टाइप का। पुराने इंजनों में ये फिट होता था, पेट्रोल वाहनों में ये फिट होता था। आजकल क्या है, हाई प्रेशर पंप लगे हुए हैं। आजकल के जो कॉमन रेल सिस्टम है उसमें ये वाला पंप भी नहीं मिलता। उसमें एक हाई प्रेशर पंप और एक लो प्रेशर पंप टैंक में इलेक्ट्रिकली काम करता है, जो कि डीजल को भेजता है हाई प्रेशर पंप को। हाई प्रेशर पंप उस हाई प्रेशराइज्ड फ्यूल को कॉमन रेल में भेज देता है। कॉमन रेल में एक 900 से 1800 2000 बार तक का प्रेशर हमेशा मेंटेन रहता है, और जो इंजेक्टर यूज किए जाते हैं वो टोटली इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड होते हैं। वो सोलनाइट टाइप के भी हो सकते हैं, वह पीजो इलेक्ट्रिक टाइप के भी हो सकते हैं। तो ये जो इसकी रॉकर है, ये एसेंट्रिक केम से ड्राइव लेकर जब ये दबती है तो इसके अंदर एक डायफ्राम है जो नीचे की तरफ आता है। इस पर कल मैंने बात करी थी। एक और पार्ट यहां पर रखा हुआ है, ये क्या चीज है? टेपर्ड रोलर या वाल्व लिफ्टर। टेपर्ड रोलर ये घूमता है। वाल्व में रोटेशन बहुत जरूरी है। वाल्व जब खुले और जब बंद हो तो वह रोटेट हो। क्यों रोटेशन जरूरी है वाल्व की? ताकि उसके जो फलक पे, उसके क्राउन के पास जो मार्जिन और उसके बीच में जो क्लियरेंस है, जो उस बीच में सीट है, वाल्व सीट और वाल्व फेस के बीच में कार्बन डिपोजिशन ना हो। कार्बन जम जाएगा तो वह वाल्व को पिटेट कर देगा, वो उसके फेस में छोटे छोटे से छेद बन जाएंगे और कंप्रेशन वहां से लीक होगा। पहले कार्बन डिपॉजिट होकर कंप्रेशन को बढ़ा देगा, परंतु बाद में वो उस जगह पर छेद बना के या उसे गला के कोरोजन करके उसको फिर कंप्रेशन लीक होना शुरू हो जाएगा। ये क्या चीज है? ये पहली बार देख रहे हो। क्या है ये? ये फ्लैशर यूनिट है जो इंडिकेटर टिप 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 करते हैं, वही उसे कहते हैं फ्लैशर यूनिट। अभी तुम्हें नई फ्लैशर यूनिट दिखाऊंगा और उसको हम टेस्ट करेंगे बाद में। ये क्या है? ये क्या है? ये 4 पिन रिले है। 4 पिन रिले ये एक स्विच की तरह काम करती है। ये
कैसा बेयरिंग? टेपर रोलर बेयरिंग। कहाँ कहाँ यूज हुआ? अभी तक तुमने बहुत सारी चीजें डिसमेंटल करी हैं, खोली हैं, कहाँ कहाँ पर देखें ये ऐसे बेयरिंग? ये डिफरेंशियल का बेयरिंग है, और व्हील बेयरिंग, गुड, और पिनियन में बेयरिंग, ये सब टेपर रोलर होते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक्सियल फोर्स, साइड थ्रस्ट वगैरह को सबको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। बॉल बेयरिंग सिर्फ वर्टिकल लोडिंग को असाइन करता है। ये क्या है? ये पुराने टाइप का मास्टर सिलेंडर है, ये इसका रिजर्वायर है, और एक्चुअल सिलेंडर ये है। क्या क्या होता है इसके अंदर? इसके अंदर सबसे पहले ये चीज होती है, ये जूम इन करके दिखा इसको, ये है क्या इसकी संरचना? ये है चेक वाल्व। क्या है? मास्टर सिलेंडर का चेक वाल्व। ये जब एक प्रेशर, निर्धारित प्रेशर से ज्यादा हो जाएगा तभी ये खुलेगा। ये टू वे वाल्व है, यहां से भी फ्लूइड को जाएगा, और जो वहां सिस्टम में गया हुआ फ्लूइड है, जैसे ही ब्रेक पेडल से पैर हटा दिया जाएगा तो वो फिर इस रास्ते से ही अंदर आएगा, वापस अंदर आएगा। पार्शियल वैक्यूम को हटाने के लिए फिर उस जगह पे वो आ जाता है। ये क्या चीज है? तो मैंने क्या बोला? जब ये टॉप डेड सेंटर पर पहुंच गया, अब यहां पर से ये क्रैंक का फेज चेंज हो रहा है, ये क्रैंक घूम रही है। तो उस समय ये जो बिग एंड है यहां पर ये घूम रही है, तो ये पिस्टन थोड़ी देर को रुक रहा है। कब? एक टॉप डेड सेंटर में। दूसरा, जब ये जो इधर पिस्टन गया हुआ, अब यहां ये भी तो ऊपर की तरफ को घूमेगा, तो यहां पर एक बीडीसी पर ये पोजीशन होती है, एक टीडीसी पर होती है। ये पोजीशन कहलाती है रॉक पोजीशन। रॉक पोजीशन क्या है? जब क्रैंक का फेज चेंज होता है, जब वो टीडीसी से बीडीसी की तरफ को मुड़ता है तब, और जब वो बीडीसी से टीडीसी की तरफ को मुड़ता है, उस टाइम पर पिस्टन थोड़ी देर के लिए रुक सा जाता है। वो पोजीशन कहलाती है रॉक पोजीशन। और ये जो बिग एंड है, कनेक्टिंग रॉड का बिग एंड, यह इस क्रैंक पिन पर एक खुरचन वाला बल पैदा कर देता है, शियर फोर्स, जिस वजह से इन क्रैंक पिनों में ओवल्टी आती है। क्लियर है? क्रैंक की एक्सियल मूवमेंट के कारण क्रैंकशाफ्ट में टेपरनेस आती है, और क्रैंकशाफ्ट की फेज चेंज करने के कारण जो रॉक पोजीशन होती है, उस वजह से इन पिनों पर और मेन जर्नल्स पर ओवल्टी पैदा हो जाती है। क्लियर है? तो अब हम इसको करते हैं साइड में। ये पुरानी गाड़ियों में होता था, आज भी कई डिपार्टमेंटों में बहुत पुराने बाबा आदम की जमाने की गाड़ियां चल रही हैं। इसका क्या नाम है? कोई जानता है इसका? ये करंट एंड वोल्टेज रेगुलेटर है। करंट एंड वोल्टेज रेगुलेटर। ये जब डायनामो यूज होता था गाड़ियों में बैटरी चार्जिंग करने के लिए, तब इस तरह के इस करंट एंड वोल्टेज रेगुलेटर का प्रयोग होता था। ये फुल्ली इलेक्ट्रोमैकेनिकल है। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जिनमें कोरोजन हो जाता है, कार्बन डिपोजिशन हो जाता है, जिस वजह से इनमें बहुत ज़्यादा फॉल्ट आते हैं। इन्हें बार बार सफाई करनी पड़ती है, इसको एडजस्ट करना पड़ता है, इसलिए इनका प्रयोग अब खत्म हो गया है। इनकी जगह पर आ गए हैं अब अल्टरनेटर, जो कि अल्टरनेटिंग करंट उत्पन्न करते हैं। उसको डीसी चाहिए हमको बैटरी चार्जिंग करने के लिए। उसके लिए जो वोल्टेज रेगुलेटर है वह भी इलेक्ट्रॉनिकली एक्चुएटेड है, कंट्रोल्ड है। ठीक है? वह उस अल्टरनेटर में होता है। ये क्या चीज है, कोई बता सकता है? ये है कार्बोरेटर, पुराने जमाने का। अभी भी ये कई गाड़ियां हैं ऐसी जो ऑन रोड हैं जिनमें ये कार्बोरेटर है। मोटरसाइकिलों में तो आज भी है। वो इतना बड़ा नहीं है, वो छोटा है। ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है? मैंने तुम्हें सब बताया है। जब पिछले साल सेकेंड ईयर वालों को पढ़ा रहा था तब तुम फर्स्ट ईयर में थे, तो दोनों की क्लास यहां पर इकट्ठा ली थी। इसको क्या कहते हैं? ये फ्लोट चैम्बर है।
इसके अंदर एक फ्लोट है, ये फ्यूल इनलेट है, इस रास्ते से फ्यूल अंदर जाता है। यहां पर एक वाल्व होता है, क्या कहते हैं उसको, वो नीडल वाल्व है। जैसे ही फ्लोट, जैसे ही ये चैम्बर भरता है तो इसमें जैसे पानी का फ्लोट होता है, जैसे ही तुम्हारी टंकी भरती है तो वो फ्लोट ऊपर को उठकर फिर पानी को बंद कर देता है। सेम कहानी है, इसका भी फ्लोट ऊपर चल के यहाँ पर एक नीडल वाल्व को बंद कर देता है, जिससे आने वाला फ्यूल इसमें बंद हो जाता है, रुक जाता है। इसमें वो सिस्टम नहीं है, मारुति वालों में यहाँ पर एक और सिस्टम था कि उससे फिर वो वापस टैंक में चला जाता था एक्सेस फ्यूल। अब इनकी जगह यूज होता है, अब होती है वो थ्रोटल बॉडी। तो इसका थ्रोटल वाल्व कहां है, दिखाई दे रहा है? ये है इसका थ्रोटल वाल्व, जो गर्दन में लगा हुआ है, और एक बटरफ्लाई वाल्व भी इसको कहते हैं, क्योंकि ये अपने जैसे ये जैसे तितली करती है अपने पंखों को, उसी तरीके से जब हम इसे दबाएंगे तो ये खुलेगा और जब छोड़ देंगे तो ये बंद हो जाएगा। यहाँ इसके मेन जेट है, ये इसका एक्सीलरेटर पंप है, इसमें बहुत सारे जेट हैं, ये पीले रंग के, इन्हें खोल के फिर कभी सफाई करेंगे, इसका फिर बाद में बात करेंगे। अच्छा, यहाँ पर कुछ टूल्स हैं, ये क्या है, क्या है ये? स्क्रू ड्राइवर इलेक्ट्रीशियन है ये इंसुलेटेड है। यहाँ पर तुम्हें 1000 बार बता दिया कि ये फ्लैट स्क्रू ड्राइवर है, और कैसा है, इलेक्ट्रीशियन के काम करने का है, ताकि कई बार हम काम करते हुए हमारा हाथ यहाँ स्लिप हो जाता है और किसी इलेक्ट्रिक लाइन में हम काम। स्क्रू ड्राइवर फिलिप्स हेड इलेक्ट्रीशियन, स्क्रू ड्राइवर फिलिप्स हेड नॉर्मल काम के लिए। तो आज के लिए इतना काफी है। हैव ए ग्रेट डे।